हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर आपका चला हुआ है यूनिट एंड मेजरमेंट, लेक्चर नंबर 2 फॉर 11th क्लास। तो पहले कल जो आपको बताया था कुछ बेसिक कि आप एसआई यूनिट्स को कैसे लिख सकते हैं, कैसे उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तो थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बताया था आपको कि ये जो चीजें हैं हर जगह पे अप्लीकेबल नहीं है या हर चीज पे अप्लीकेबल नहीं है, इनके कुछ अपवाद भी होते हैं। तो कुछ की बजाय केवल एक ही अपवाद होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कल मैं आपको लिख रहा था कि लेंथ की एसआई यूनिट मीटर है, तो मैंने ये बताया था कि अगर किसी की भी एसआई यूनिट, इवन चाहे वो किसी साइंटिस्ट के नेम से शुरू हो, अगर उसको कंप्लीट हम लिख के दिखाएंगे कि इसकी ये यूनिट है मीटर, तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होगा। ठीक है। उसके बाद अगर एक सिंबल, इसका सिंबल अगर हम देखें मीटर का, तो वो होता है एम। तो ऐसे हम देख रहे थे कि साइंटिस्ट के नेम को छोड़ के बाकी जितनी भी एसआई यूनिट्स हैं सभी में सिंबल स्मॉल्स होते हैं। जो आपका इंग्लिश में बात करें तो दो तरह के लेटर्स आपने देखे हैं, एक को कैपिटल बोलते हैं, एक को स्मॉल बोलते हैं। तो हम रोमन का अपराइट लेटर उठाते हैं और उसमें क्या लेते हैं, स्मॉल अल्फाबेट लेते हैं, उसी को हम सिंबल का नाम यहाँ पे देंगे। तो मीटर के लिए जो सिंबल यूज किया वो एम यूज किया, स्मॉल। तो ऐसे सभी का सेम ही होता है कि एक सिंगल लेटर या सिंगल जो सिंबल होता है वो स्मॉल हो, लेकिन एक अपवाद है, वो है लीटर। लीटर जो होता है उसको कैपिटल एल से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? कैपिटल एल से। बाकी सभी को स्मॉल से ही लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसआई प्रीफिक्सेस। तो ये एसआई प्रीफिक्सेस होते क्या है वो तो बाद की बात है, पहले ये देख लेते हैं कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी। इनकी जरूरत क्यों पड़ी? तो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मीनिंग किसी यूनिट से पहले, यहाँ पे ऐसा ही है, तो ये है स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो यहाँ पे हम एसआई यूनिट से पहले जो कुछ लगाएंगे उसको प्रीफिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स बोलेंगे। यानी नाम से पहले या किसी भी चीज से पहले जो लगता है उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एसआई प्रीफिक्सेस हैं। तो एसआई मतलब जो यूनिट्स होती हैं आपकी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट और स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, उसके अंदर आप क्या करते हैं, प्रीफिक्सेस कैसे यूज करते हैं। तो सबसे मेन जो है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत क्यों पड़ी? हम इसकी जरूरत हमें पड़ी मेजरमेंट में। किस में पड़ी? मेजरमेंट में। तो मेजरमेंट्स आपका ऐसा फिक्स नहीं है। अगर हम बिल्कुल एक्यूरेसी मेजरमेंट की देखना चाहते हैं तो जो आपके पास से मैग्नीट्यूड जो आता है उसमें बहुत सारे डिजिट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेजर किया कि लगभग इसकी लेंथ 1 मीटर है, किसी दूसरे ने आके बताया नहीं मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बताता हूं, इसकी जो लेंथ है वो है 0.99999 मीटर, इतनी है। किसी और ने आके कहा कि नहीं नहीं ये तो गलत है, ये है 1.00000001 मीटर, इतना है। तो यानी जैसे जैसे हम एक्यूरेसी की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आप देख रहे हो कि डिजिट्स बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल एक्यूरेट अगर आपको रीडिंग लेनी है, बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट लेना है, ऐसे ही मेजरमेंट्स ऐसा थोड़ी ना है कि बिल्कुल थोड़ा सा मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड कितना भी हो सकता है, लाख करोड़ मिलियन ट्रिलियन कुछ भी हो सकता है आपका। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी कि इतने लंबे डिजिट्स को हम लिखेंगे कैसे, इतने ज्यादा डिजिट्स को हम लिखेंगे कैसे। तो इसलिए हमें जरूरत है प्रीफिक्सेस की। तो प्रीफिक्सेस कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा ही प्रीफिक्स 10 रेज द पावर x है। अगर आपका बहुत छोटा है तो x क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर वो प्रीफिक्स या जो मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा बड़ा है तो वो पॉजिटिव। x की वैल्यू क्या हो जाती है? पॉजिटिव। यानी छोटी सी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए x की पावर नेगेटिव कर देते हैं, बड़ी सी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए x की पावर पॉजिटिव कर देते हैं। तो इनके नेम्स फिक्स किए गए हैं कि आपकी किसी की 10 रेज़ द पावर 3 है, किसी की 4 है, किसी की 6 है, किसी की 8 है, 9 है, 10 है, ऐसे करके किसी की नेगेटिव में है, किसी की पॉजिटिव में। उनके पर्टिकुलर नाम, उनके लिए कुछ लेटर्स डिसाइड किए गए हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सी जगह आपने लिखा देखा होगा
1 मिली एम्पियर, ये आपका करंट है 1 मिली एम्पियर। लेकिन ये कोई ऐसा यूनिट है नहीं, तो ऐसा यूनिट तो केवल एम्पियर है। तो ये जो मिली है, मिली यहाँ पे जो मिली हुआ, ये इस ऐसा यूनिट है आपका एम्पियर, और इसके आगे लग रहा है स्मॉल एम, और इसका मतलब होता है मिली। मिली मीन्स 10 रेज द पावर -3। तो ये कितना है? 10 रेज द पावर -3 एम्पियर करंट है। तो ये जो आपका एम था ये प्रीफिक्स था, ये एम था ये क्या था? प्रीफिक्स था, जिसकी जगह पे क्या आया? 10 रेज द पावर -3 आ गया। इसी तरह से हमें इनको यूज करना है। तो आपके पास सपोज लिखा हुआ है कि ये वैल्यू लिखी हुई है, आपके पास लिखी हुई है ये वैल्यू। तो फिजिक्स ये कहती है कि ये वैल्यू अगर इस तरह से लिखी हुई है तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये किसी भी मेजरमेंट को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। उसको लिखने के लिए क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट होता है ये कहाँ पे होना चाहिए? एक डिजिट के बाद होना चाहिए, यानी ये पॉइंट यहाँ की बजाय कहाँ होना चाहिए? यहाँ। फॉर एग्जाम्पल 0.00625 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये एक्सेप्टेड नहीं है। इसको हम इस तरह से नहीं लिख के आएंगे। कैसे लिख के आना पड़ेगा? ये 6.25 की फॉर्म में आपको लिख के आना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे क्या लगेगा? इस तरह से हम इनको पहले सबसे मेन है कि आप उसको प्रीफिक्स बनाने के लिए या किसी के आगे प्रीफिक्स यूज करने के लिए उसको 10 रेज द पावर में कन्वर्ट हम करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 9.999 ऐसे लिखना चाहूँ, तो मैंने इस डिजिट को कितना आगे किया? 1। कितना आगे किया? 1। तो एज इट इज क्या लग जाता है? 10 रेज द पावर -1 करके हम यूज करते। इट मीन्स if a point is shifted towards right, लेफ्ट से राइट में, अगर आप नोटबुक आपके सामने रख के बैठोगे तो उस कंडीशन में हम ले रहे हैं if the plane of paper या in case of plane of paper according to the observer, writer or exam checker if we moves from left to right। ये ध्यान रहे कि जिस तरह से आप लिखोगे, जिस तरह से उसको चेक करने वाला चेक करेगा, उसके लेफ्ट टू राइट। ऐसा नहीं है कि सपोज मैं यहाँ पे ऐसे बैठ के कहीं पे और नोटबुक को चेक कर रहा हूँ, कोई दूसरा आदमी आया मेरे सामने आके और खड़ा हो गया, खड़ा होके वो देखेगा तो उसका हो गया राइट टू लेफ्ट और मेरा हो गया लेफ्ट टू राइट। यानी या तो लिखने वाले का या फिर चेक करने वाले का लेफ्ट टू राइट हम यूज करेंगे। तो देखिए कुछ आपके प्रीफिक्स पॉजिटिव हैं तो कुछ नेगेटिव हैं। 1 बाय 1 सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं और आप सभी को आज ही ये टेबल याद कर लेनी है, जो बहुत काम की होती है। ये टेबल आपको याद कर लेनी है। तो एक साइड में तो मैं लिख रहा हूं सिंबल और एक साइड में लिख रहा हूं प्रीफिक्स। तो पहले मैं लिख रहा हूं प्रीफिक्स और इधर लिख रहा हूं सिंबल। तो देखिए यहाँ पे एक चीज और रहेगी, नाम आपको पूरा लिखना पड़ेगा। या चलिए देख लेते हैं, सिंबल हो गया, प्रीफिक्स हो गया, और यहाँ पे हम 10 रेज द पावर x इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी पावर ऑफ 10 रेज द पावर x में मान के चल रहा हूं। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, पावर ऑफ 10। हाँ ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। तो अब देखिए प्रीफिक्स में क्या यूज करता हूं मैं। सबसे पहला प्रीफिक्स है मिली। ऐसे तरीके से याद करना, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमेटो और हेक्टो। इस तरह से आपको इनको याद रखना। इससे पहले देखिए मिली मैंने यूज किया है डायरेक्ट 10 रेज द पावर -3 से। इससे पहले आप डेसी, सेंटी और मिली, ये चलो सारे लिख देता हूं ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना आए। सबसे पहला होता है डेसी, उसके बाद होता है सेंटी, उसके बाद होता है मिली, उसके बाद होता है माइक्रो, उसके बाद होता है नैनो, उसके बाद होता है
पिको, फेमेटो, हेक्टो और हेक्सा, ऐसे करके बस ज्यादा याद नहीं करने। आप अगर नैनो तक भी याद कर लोगे तो बहुत होगा। नैनो तक ही आपके यूज होते हैं। ये लास्ट में मैंने लिख दिया, एक्टो में लिख दूंगा सारे आपके, अगर आपके याद होने में कोई दिक्कत ना हो तो मैं सारी टेबल लिख रहा हूँ, लेकिन आपके यूज मैक्सिमम नैनो तक होंगे। अगर नैनो तक भी आपने याद कर लिया तो भी बहुत है। देखिए, तो प्रीफिक्सेस के लिए डेसी के लिए सिंबल डी, सेंटी के लिए सी, मिली के लिए एम, माइक्रो के लिए ये वाला सिंबल। कई बच्चे इसको एम बना देते हैं, एम नहीं है, ये मान के चलिए कि ये है ऐसे यू और इसको ऐसे कर रखा है, जिसको हम माइक्रो बोलते हैं, म्यू, जिसको हम प्रोनाउंसिएशन के लिए क्या बोलेंगे, म्यू। ठीक है, तो ये है आपका माइक्रो। नैनो के लिए एन, पिको के लिए पी, फेमेटो के लिए एफ और एक्टो के लिए, जो आपका एक्टो होता है, इसके लिए स्मॉल ए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके सिंबल्स। क्लियर है? सारे सिंबल ये सारे स्मॉल होते हैं, ध्यान रखते हैं। कई बार क्या होता है, एक तो पी जैसे मैं बनाता हूँ, ऐसा लगता है कि मैंने कैपिटल लेटर बना दिया, स्मॉल है। सारे के सारे लेटर कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। नहीं, क्या होता है पी का, ऐसा है, अगर मैं लाइन वाली नोटबुक में लिखता हूँ, यानी जिसमें लाइन हो, तो उसमें तो पता चल जाएगा कि पी स्मॉल है या कैपिटल। लेकिन बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा कम पता चलता है कि पी छोटा है या बड़ा है, और ये रह गया सिंबल, ऐसा है नहीं कि मैं डिजाइन बना दूं, तो इसलिए स्मॉल है। सारे लेटर कैसे होते हैं, स्मॉल है। तो इसके लिए बिल्कुल इजी तरीके से 10 रेज द पावर -1, 10 रेज द पावर -2, 10 रेज द पावर -3। अब यहां से 3 3 ऐड होते जाएंगे, 3 3 बढ़ते जाएंगे, -3 और इससे आगे और -3, यानी 10 रेज द पावर -6, 10 रेज द पावर -9, 10 रेज द पावर -12, 10 रेज द पावर -15 और लास्ट है एक्टो, और एक्टो के लिए होता है आपका 10 रेज द पावर -18। सभी में आपका क्या होता जाएगा, ये ऐड होता जाएगा। तो याद कीजिए, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमेटो, एक्टो। डी, सी, एम, यू, ये है म्यू माइक्रो के लिए, एन, स्मॉल पी, स्मॉल एफ, स्मॉल ए, और ये है इनकी पावर, 10 रेज द पावर ये। अब देखिए ये लिखा कैसे मिलेगा, आपने अभी मैंने लिख के दिखाया था, मिली के आगे क्या लगा दिया था मैंने, एम्पियर। तो सबसे पहले तो इन प्रीफिक्स को लगाने का तरीका मैं देख लेता हूं। अगर मैंने लिखा 10 या ऐसे लिख देता हूं 3 मिली और ऐसे लिख दिया ऐसे, तो ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये जो यहाँ पे गैप आपको दिख रहा है, प्रीफिक्स और एसआई यूनिट के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 3 मिली एम्पियर, देन इट इज एक्सेप्टेड, तो ये एक्सेप्टेड है, ये आपका बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो सपोज आपका चार्ज दे दिया किसमें, कूलाम में, टाइम दे दिया सेकंड में, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया वोल्ट में, और करंट रख दिया मिली एम्पियर में। तो अब जरूरत पड़ेगी इस सारे सिस्टम को हम पहले एक जैसा बनाए, यानी इस मिली को यहां से हटाना पड़ेगा, यानी ये सिंबल हटाने के लिए क्या यूज किया जाता है, m का मतलब क्या होता है, m का मतलब 10 रेज द पावर -3 होता है। तो क्या होगा, ये 3 एज इट इज इनटू इस m की जगह पे क्या आ जाएगा, 10 रेज द पावर -3, और आपका एम्पियर एज इट इज रह जाएगा। तो ये इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसे ही बाकी सारे आप लिख के देख सकते हो। बस एक चीज आपको याद रखनी है अच्छे से, मैं फिर रिमाइंड करवा रहा हूँ, प्रीफिक्स और एसआई यूनिट के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ये थी आपकी नेगेटिव। ये जो फेमेटो होता है इसको जनरली फर्मीमीटर भी बोलते हैं, ठीक है, माइनस में होता है, ये आपके प्लस भी होता है माइनस भी होता है, 10 रेज द पावर 15। लेकिन आप फर्मीमीटर जो होता है केमिस्ट्री में शायद सुना होगा आपको, तो 10 रेज द पावर -15 ये वाला हम यूज करते हैं, ठीक है। फर्मेटोमीटर भी बोलते हैं, और इसको सिंपली फर्मी के नाम से भी जानते हैं, फर्मीमीटर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आते हैं आपके पॉजिटिव
प्रीफिक्सेस। पॉजिटिव प्रीफिक्सेस को और देख लेते हैं, वो हम कैसे लिखेंगे। तरीका वही है लिखने का, इधर आपका क्या रहेगा, प्रीफिक्स। तो आपने देखा होगा शायद सेकंड थर्ड क्लास से ही आपके पॉजिटिव वाले जो प्रीफिक्स होते हैं उनको याद करवाना शुरू कर दिया जाता है। सबसे पहला होता है आपका डेका। सबसे पहला क्या होता है, डेका। उसके बाद हेक्टो, ठीक है। उसके बाद अब शुरू हो जाता है, देखिए 1 2 अब 3 शुरू हो गया। अब आ जाएगा आपका किलो, फिर आ जाएगा मेगा, फिर किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा और लास्ट होता है आपका हेक्सा। तो ये आपके पॉजिटिव प्रीफिक्सेस होते हैं। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा एंड हेक्सा। एक्सा होता है, ये मैंने हेक्सा लिख दिया है, ये एक्सा होता है, एक्सा। तो ये आपके हैं प्रीफिक्स। अब देखिए इसमें कुछ एक सिंबल जो केवल और केवल किलो तक जो सिंबल, ध्यान दे दीजिए यहाँ पे जो किलो तक आपके सिंबल होते हैं ये आपके आते स्मॉल लेटर से, और वहां पे शायद आपने डेसी आ लिया तो उसमें डी यूज हो चुका, इसलिए यहाँ पे डेका के लिए डी ए यूज होता है। ये याद रखना है आपको। हेक्टा वहां पे एच नाम की कोई चीज आई नहीं है, स्मॉल एच। किलो वहां पे आया नहीं है, के नाम का कोई नहीं आया, तो ये तो हो गए स्मॉल, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा आपको। बाकी फर्स्ट लेटर और कैपिटल, बाकी सारे फर्स्ट लेटर और कैपिटल आपको करने हैं। तो मेगा के लिए कैपिटल एम, गीगा के लिए कैपिटल जी, टेरा के लिए कैपिटल टी, पेटा के लिए कैपिटल पी और एक्सा के लिए कैपिटल ई। ये आपको ऐसे याद रखने हैं, 1 2 3, 1 2 3 स्मॉल लेटर। अब आप जैसे स्मॉल लिखना शुरू करोगे तो डी का यूज हो चुका, किसके लिए, डेसी के लिए। स्मॉल डी का मतलब तो डेसी होता है, इसलिए क्या कर दिया इसको डी ए, फर्स्ट और लास्ट लेटर इसका ले लिया। बाकी एच वहां पे यूज हुआ नहीं माइनस वाले में, इसलिए यहाँ पे स्मॉल एच ले लिया। किलो के नाम का कोई कुछ आया नहीं, बाकी अप्रोक्सीमेटली सारे यूज हो चुके हैं। अगर नहीं भी हुआ होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अब किलो तक तो छोटे स्मॉल लेटर लेने, उसके बाद सारे कैपिटल कर देने हैं। पावर लिखने का तरीका वही, डेका के लिए 10 रेज द पावर 1, हेक्टा के लिए 10 रेज द पावर 2, किलो के लिए 10 रेज द पावर 3। 3 तक तो चलता है सीक्वेंस से, उसके बाद 3 3 ऐड होने लग जाता है। 10 रेज द पावर 6, 10 रेज द पावर 9, 10 रेज द पावर 12, 10 रेज द पावर 15 और 10 रेज द पावर 18। ये आपकी पावर है। आपकी ज्यादातर अब तक जो 11th क्लास में यूज होंगी वो गीगा तक ही यूज होती है, ठीक है। तो आपको याद ये टेबल रखनी पड़ेगी। तो एक बार मैं फिर रिपीट करवा देता हूँ बिल्कुल इजी तरीके से। पहले ये समझिए कि मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, या कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी आपको एक ही चीज कहते हैं कि रटने से काम नहीं चलेगा। समझ लो, रटना नहीं है, कुछ भी नहीं रटना है, समझ लो। लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ, फिजिक्स में सबसे पहला काम तो है समझने का और दूसरा काम है रट्टा मारने का। जिस बच्चे की दोनों पावर है उसको फिजिक्स आ जाएगी, और जिसके पास केवल एक ही चीज है उसको फिजिक्स नहीं आएगी। यानी ऐसा भी नहीं है कि एक बच्चा बहुत समझ के हर चीज को कर रहा है लेकिन वो किसी चीज को रट नहीं सकता, वो भी फिजिक्स में कामयाब नहीं है। और एक बच्चा ऐसा जो केवल रट सकता है, कोई चीज समझ में आओ और चाहे ना आओ, वो भी फिजिक्स में कामयाब नहीं है। दोनों काम साथ साथ होने जरूरी है। सबसे मेन है अंडरस्टैंडिंग पावर, उसको आप बढ़ा भी सकते हो अगर किसी की नहीं है तो। सबसे मेन है उसको समझना, और दूसरा है उसके रट्टे मारना। पहले समझो बहुत अच्छे तरीके से, समझ में आ जाए तो रट्टे मारने पड़ेंगे। क्यों मारने पड़ते हैं? क्योंकि एक न्यूमेरिकल में कई बार 3-3 4-4 फॉर्मूला लग जाते हैं। अगर आपने उन फॉर्मूलाज के, यानी जो आपकी एक्सप्रेशंस थी, जो रिजल्ट्स थे, उनके फाइनल रिजल्ट यानी फाइनल एक्सप्रेशन का रट्टा नहीं मार रखा तो दिक्कत हो जाएगी।
तो फिर कितने फॉर्मूलाज को आप निकाल के देखोगे कि ओम्स लॉ सुना तो था क्या होता है, फिर आप करोगे ये इस पे डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट लगा, फिर ये हुआ, फिर आया V इज इक्वल टू आई आर। वो आपको याद होना चाहिए कि ओम्स लॉ मींस V इज इक्वल टू आई आर। ऐसा नहीं है पहले डायरेक्टली डिपेंड करोगे रेजिस्टिविटी, ऐसा नहीं है कि पहले लिखेंगे R इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन L, फिर करेंगे R इज इनवर्सली डिपेंड अपॉन A, फिर कंबाइन करेंगे, फिर रेजिस्टिविटी लेंगे, फिर रेजिस्टिविटी को एक साइड में बाकी सभी को एक साइड में, ऐसे नहीं। वो आपको सीधा याद होना चाहिए, वो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए बाई एल ही होता है। तो ऐसे आपको याद रखना जरूरी, इसलिए रट्टे मारने पड़ते हैं। तो वही बात है कि टेबल जो होती है आपको रटनी पड़ेगी, ये थोड़ी नहीं को समझ लेंगे, क्या समझना है इसका बताइए, रटनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, कैसे याद करेंगे, देखिए मैं याद करवाता हूं आपको फिर दोबारा से नेगेटिव वाले, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमेटो, एक्टो, एक्सो, ठीक है। उसके बाद एक्टो था, लास्ट क्या था, एक्टो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमेटो, एक्टो। उसके बाद शुरू करेंगे 10 रेज़ द पावर -1, 3 तक चलेंगे, फिर उसके बाद -3 -3 ऐड करते जाएंगे सभी में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव में कहां से शुरू होता है आपका डेका हेक्टो, डेका हेक्टो, सबसे पहले ये दो याद कर लीजिए, डेका और हेक्टो। उसके बाद किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। याद रखने की और चीज क्या है यहाँ पे कि इसमें एक्स जो है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है डेका की, ये DA से होती है, ये दो स्मॉल सिंबल्स आते हैं, इसके अलावा सभी कैपिटल लेटर्स एज ए सिंबल यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसके आगे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इनको हम लिखेंगे। तो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स मैंने जो SI यूनिट्स हैं इनको लिखने के लिए क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो देख लेते हैं। सिंबल्स फॉर यूनिट्स डू नॉट कंटेन एनी फाइनल फुल स्टॉप। किसी भी SI यूनिट, जैसे मैंने किसी की यूनिट लिखी 200 न्यूटन, तो इसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगाना है, यानी सिंबल अलोन आता है, इसके साथ कोई फुल स्टॉप हम नहीं लगा सकते, किसी के भी पीछे फुल स्टॉप नहीं लगेगा। कोई भी ऐसा यूनिट हो फुल स्टॉप अगर लगा दिया तो गलत मानी जाती है। सिंबल्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म ऑफ यूनिट्स, यानी जैसे मैंने लिखा कि 3000 सेंटीमीटर्स, इस तरह से है, तो अगर मैं इसका सिंबल यूज करूंगा तो 3000 सेंटीमीटर ही लिखूंगा, दैट दिस वन इज करेक्ट। अगर किसी ने ऐसे लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है यूज ऑफ सॉलिड्स, तो इस तरह से ये जिसको ओब्लिक वाली लाइन बोलते हो, अपोन वाली लाइन बोलते हो, ये एक ऐसा यूनिट को लिखने के लिए एक ही बार यूज होती है, ऐसा नहीं है बार बार यूज करते रहोगे। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड, और इसकी यूनिट क्या है, सेकंड। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस वन इज करेक्ट फॉर्म। इसको और कैसे कर सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, दिस वन इज आल्सो करेक्ट फॉर्म। लेकिन अगर किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया मीटर पर सेकंड, तो अब ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है प्रीफिक्स इज नेवर यूज अलोन। प्रीफिक्स कभी भी अकेला यूज नहीं हो सकता, वो हमेशा किसी यूनिट के आगे ही लगेगा। कोई भी ऐसा यूनिट होती है उसके आगे ही लगाया जाता है, उसको अलोन यूज नहीं करोगे। कोई कहे कि मेरे को तो माइक्रो लिखना है और मैं ऐसे लिख दूं 300 माइक्रो, नहीं, फिर इसका कोई यूज नहीं है, यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मीटर था तो मैं क्या करूंगा 300 माइक्रो और इसके पीछे क्या लगा सकता हूं, मीटर। उसके बाद है यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स को अगर यूज करना है, फॉर एग्जांपल किसी की यूनिट है न्यूटन मीटर सेकेंड, क्या यूनिट है, न्यूटन
मीटर सेकेंड। ये किसी की यूनिट बनी, सपोज किसी की भी बनी, तो इसको लिखने का तरीका देखिए, न्यूटन थोड़ा सा गैप, मीटर फिर थोड़ा सा गैप, सेकेंड। दिस वन इज करेक्ट। अगर कोई ऐसे लिख रहा है न्यूटन मीटर सेकेंड, ये गलत है। अगर कोई ऐसे लिख रहा है न्यूटन मीटर सेकेंड, ये भी गलत है। यानी न्यूटन अलग यूनिट है, मीटर अलग है, सेकंड अलग है। तो ये तरीका है, हर एक जो कंबाइन किया उन सभी के बीच में गैप इक्वल, बराबर बराबर गैप देके लिखोगे। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा ये कहो कि सर हमने तो ऐसे किया, न्यूटन किया फिर मीटर किया फिर ऐसे किया, बहुत दूर दूर लेते नहीं, ये भी सही तरीका नहीं है। यानी ये मानिए अप्रोक्सीमेटली सभी आजकल, जैसे मैं भी अगर ये वीडियो आपके पास भेज रहा हूं तो आप डेफिनेटली इसको लैपटॉप में या फिर फोन में देख रहे होगे, तो टाइपिंग सभी को करनी आती है। तो प्रॉपर गैप का मतलब ये होता है कि एक बार स्पेस दबाने के बाद जो गैप बनता है वो, जैसे मीटर लिखा एक बार स्पेस, फिर आपका क्या, सॉरी न्यूटन लिखा एन दबाया स्पेस एम स्पेस एस, तो आपका वो सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यूटन 2 बार स्पेस दबाया फिर मीटर फिर 2 बार स्पेस दबाया फिर सेकंड, ये भी गलत तरीका है। या किसी में 1 बार दबा दिया, किसी में 2 बार दबा दिया, ये गलत तरीके हैं सारे के सारे। इसके अलावा और कोई ऐसे लिखना, किसी को कंप्लीट लिख देना और किसी को सिंबल से रिप्रेजेंट कर देना, या तो सारे को ऐसे ही लिखो न्यूटन मीटर सेकेंड, या तो सारे को ऐसे ही लिखो या फिर ऐसे ही लिखो। बाकी ऐसे नहीं है कि किसी का सिंबल और किसी को पूरा लिख दिया, ये भी आपके गलत तरीके होते हैं। उसके बाद मैं आपको फिर बता देता हूं, अगर किसी के साथ भी प्रीफिक्स लगेगा तो प्रीफिक्स और ऐसा यूनिट के बीच में कोई गैप नहीं होता है। यानी कोई कहे कि एम और एम लिख दिया मैंने, तो ये एम नहीं बना, ये मिलीमीटर नहीं बना। ये हो सकता है कि मीटर का स्क्वायर कोई कर दे, मैं भी कर दे, लेकिन अगर इसके बीच में गैप नहीं है तो ये डेफिनेटली क्या है, एमएम ही है, मिलीमीटर ही है। ऐसे अगर लिखोगे तो ये गलत होगा। तो है तो कुछ भी नहीं, ऐसे तो किसी को भी नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर मीटर मीटर 2 बार आ रहा है तो मीटर का स्क्वायर लिखिए, ठीक है। या उनके बीच में गैप दे दिया तो आप प्रीफिक्स यूज करना चाह रहे थे, उसको आप सही तरीके से यूज नहीं कर पाए, दोनों ही तरीके गलत हो गए। तो इसलिए केवल और केवल इसी तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। इसके अलावा देखिए बुक में बहुत कुछ दे रखा है। कल से मैं आपको एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों बनाने सिखाऊंगा, कैसे उनको बनाते हैं या उनका कैसे उनको हम ड्राइव करेंगे, ड्राइव्ड एसआई यूनिट्स और फिर उनके डायमेंशनल फॉर्मूला। कल हम नेक्स्ट वीडियो में ये सीखेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि बुक में तो पता नहीं क्या क्या दे रखा है, वो सब आपका ये मान के चलिए कि है तो बहुत नॉलेज की बातें वो, लेकिन वो काम नहीं आती कहीं पे भी, काम नहीं आती कहीं पे भी। ना उनसे आज तक कोई क्वेश्चन आया है और ना आएगा। जहां जहां से आपके क्वेश्चन आते रहे हैं और आएंगे, यानी ये मान के चलिए कि वीडियो को बिल्कुल अच्छे तरीके से आप सेव कर लीजिए जो मैं पढ़ाता जा रहा हूं। जैसे आज मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है उस टॉपिक का नाम लिखिए, नाम लिखने के बाद उसके पीछे मैं आपने इसको कहाँ पे पढ़ा था, यानी YouTube पे किस नाम से आपने देखा था, तो YouTube पे जो इसका नाम था वो भी साथ साथ लिख लीजिए, ताकि दोबारा कभी जरूरत पड़े तो वहां चले जाएं। और इस चीज की मेरी गारंटी रहेगी, 11th क्लास अगर मैं पढ़ाने लग रहा हूँ और सही तरीके से आप इस चीज को देखते रहोगे, फॉलो करोगे, तो चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लेना, चाहे वो IIT का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो एम्स का हो, चाहे वो जेईई मेंस का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो ट्रिपल का कोई भी, नेवी का हो, एयरफोर्स का कोई भी एग्जाम हो, टेक्निकल फिजिक्स में जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, जिस तरह के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। इस चीज की मेरी गारंटी रहेगी। आप इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उस वीडियो को उस नाम से जरूर आप लिखते जाएं, ताकि बाद में ये दिक्कत ना आए कि हम तो पेपर देख के आए थे, उस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वीडियो में ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसलिए मतलब ये आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है। मैं गारंटी ले रहा हूँ और आप इस चीज को पढ़ रहे हो कि हम तो लिमिटेड पढ़ रहे, लिमिटेड नहीं, जहां पे आपको जरूरत पड़ेगी, जो टॉपिक आपका ये है, इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये मान के चलिए कि आपकी बुक का जो साइज है उससे 5 गुना साइज की अगर नोटबुक आपकी ना भर जाए तो बताना,
धीरे धीरे करके आप केवल करना शुरू कीजिए, कुछ भी छोड़ के नहीं चलेंगे। ऐसा भी नहीं है अभी हम तो इतना ज्यादा करेंगे, याद कैसे करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा और साथ साथ अपने आप याद होता चला जाएगा। सब कुछ बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगा अगर आप रेगुलरली पढ़ते रहे तो। लेकिन अगर ऐसा कर लिया कि 15-20 मिनट का वीडियो होता है, 3-4 वीडियो या संडे वो सारे देख लेंगे, फिर कुछ नहीं होना जाना, फिर कुछ समझ में आना नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो फिर तो सरकार क्या करती, 10th के बाद ये कह देती 1 साल घर बैठ जाओ, क्यों फीस लगा रहे हो, और 2-3 महीने आ जाना स्कूल में 12th करवा देंगे, ठीक है, या 1 महीना और पढ़ देना 11th भी हो जाएगी। तो ऐसा ही कर लेते फिर तो ये है कि रेगुलरली आप पढ़ते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा अब भी आपका कोई फ्रेंड है और इधर उधर घूम रहा है तो मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी गांव में से किसी को पकड़ के कोई इधर उधर घूम रहा था, यानी जो 11th स्टैंडर्ड में है आपका साथी है लेकिन अभी भी ये कर रहा है कि पढ़ लेंगे कोई बात नहीं, 1 महीना छुट्टियों के बाद कर लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा नहीं है। रेगुलरली अभी से पढ़ना शुरू करें, उसको मोटिवेट करें। अगर आपसे वो नहीं हो रहा है, आपके कांटेक्ट में है तो आप हमारे से उसकी बात करवाइए और ग्रुप में उसको ऐड करवाइए। ऐसा कोई बच्चा नहीं बचना चाहिए कि अब तो ग्रुप में है नहीं और जब क्लासेज लगने शुरू हो और अपने स्कूल का था पहले और फिर वो क्लास में बैठा मिले कि अब हमने तो देखा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं चला। ऐसे बहाने नहीं होने चाहिए। अगर आपको ये लग रहा है कि वो शायद इसमें नहीं है, वो शायद इसमें नहीं है, तो आप कोशिश करके उन सभी को और ग्रुप में ऐड करवाइए ताकि सभी स्टडी आपकी अच्छे तरीके से हो पाए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।